नमस्कार साथियों, मैं डीपी सिंह जीएस ऑनलाइन के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी का जो 8वां चैप्टर है उसको समराइज़ करेंगे। दृष्टि क्विक बुक की ज्योग्राफी हम लोग कंटिन्यू पहले कर रहे थे, तो अभी इसके बाद हिस्ट्री का चैप्टर जो हिस्ट्री की बुक थी उसको पूरा कंप्लीट किया है। साथ में साइंस का भी स्टार्ट किया हुआ, वो भी चल रहा है। तो प्लेलिस्ट आप विजिट करें, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बुक की समरी है, बुक पढ़ते समय जब आप बैठते हैं तो आपका मन भटकता है और एक बार में आप एक चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं। आपको पता भी नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो हमारा ये वीडियो आपके लिए तभी फ़ायदेमंद होगा जब आप इस वीडियो को देखें और साथ में उस किताब को देखें। तो मतलब आप उस बुक को का 100% अगर आप लेना चाहते हैं, तब आपके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छा होगा। और आपके लिए अगर आप इसको केवल ऐसे देखेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ा बोरिंग है, बुक पढ़ा जा रहा है। तो पहली बात तो मैं बुक पढ़ता नहीं हूँ, जो हाईलाइटेड फैक्ट्स हैं मैं अपने तरीके से उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको एक्यूरेट फैक्ट सारी चीज़ें चैप्टर वाइज अच्छे से मिलती जाएँ। और एक अच्छी किताब है जहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस लगभग कवर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो इसको भी 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे, बड़ा चैप्टर है। इसमें जो ये वीडियो है इसमें जल संसाधन और सिंचाई को कवर करेंगे। इसके बाद जो है वो दूसरा जो लेके आएंगे उसमें बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं उनको लेके पढ़ेंगे। और उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट भी जो पिछले वीडियोज़ की तरह है वैसे ही उसको हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो जल संसाधन और सिंचाई का पार्ट है उसको वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन। थोड़ा सा जल के बात करें तो भारत में जो ताज़े पानी का भारत में जो हिस्सा है वो 4% है। पॉपुलेशन में 17% है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है लेकिन पानी जो है वो कम है, ताज़ा पानी। इसी प्रकार अगर प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता की बात करें तो 2021 का डेटा जो है 1486 घन मीटर है प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल की उपलब्धता। और अगर अनुमान देखा जाए तो 2025 में ये घट रहा है 1340 घन मीटर। तो एक घटाव की ओर है। ये हमें संकेत देता है कि हमें जल संरक्षण की ओर बढ़ना चाहिए। धरातली संसाधनों की बात करें तो जो प्रमुख स्रोत हैं नदियाँ, झीलें, जलाशय, ये धरातली जल के स्रोत हैं। भूमिगत जल संसाधन की बात करें तो जो विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र जो है वो भारत में ही है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत को मुख्यतः 8 भूमिगत जल प्रदेशों में बांटा गया है। तो इन 8 के नाम हैं प्री कैम्ब्रियन रवेदार सैलों का प्रदेश। तो इसके अंतर्गत तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य का क्षेत्र, बुंदेलखंड, राजस्थान वगैरह है। इसके बाद प्री कैम्ब्रियन अवसादी बेसिन। तो यहाँ बहुत आपको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि इनको लेकर के ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो मैं आपको पढ़ नहीं रहा, सिंपल नाम पढ़ दे रहा हूँ। प्री कैम्ब्रियन अवसादी बेसिन, गोंडवाना अवसादी बेसिन, दक्कन ट्रैप, सेनोजोइक अवसादी बेसिन, सिनोजोइक भ्रंश बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और हिमालय क्षेत्र। तो ये 8 क्षेत्र हैं जो आपको बांटे गए हैं 8 भूमिगत जल प्रदेशों में। यहाँ पर आप मैप भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको बांटा गया है। और 8 अगर आपसे कभी विकल्प में आता है तो भी आप इसको टैग जो है कर पाएंगे। आइए देखते हैं सिंचाई। सिंचाई से संबंधित प्रमुख बातें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। तो सिंचाई जो योजना है जनरली 3 भागों में बटी हुई है। बृहद सिंचाई योजना है, तो इसके लिए जो बृहद सिंचाई योजना बनाई जाती है तो 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक की जो कृषि सिंचित भूमि है उसके लिए होती है योजना। इसके बाद जो मध्यम सिंचाई योजना होती है उसका 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचित भूमि के लिए योजना बनाई जाती है। और जो लघु सिंचाई योजना है वो 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। तो दरअसल जो कुएँ हैं, निजी सरकारी नलकूप हैं, तालाब, ड्रिप सिंचाई जो है वो आपके लघु सिंचाई योजना में आता है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि लघु सिंचाई योजना के माध्यम से ही भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। लघु सिंचाई योजना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी के प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं भी शुरू करी। 1 अप्रैल 2015 से लघु सिंचाई के घटक खेत जल प्रबंधन को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मिला दिया गया। साधनों की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पर इनसे पूछा जाता है कि भारत में किससे कितना प्रतिशत, या इसका क्रम लगाइए कि कितनी सिंचाई किससे होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं एवं नलकूपों द्वारा। कितना? तो सिंचित क्षेत्र है इसका कुएं और नलकूपों द्वारा 61.58%। नहरों द्वारा होता है 24.54%। तालाबों द्वारा होता है 2.97% और जो अदर सोर्सेज हैं तो 10.91% आता है। तो इस तरीके से अगर आपको कभी क्रम लगाने का भी है सिंचाई के साधनों का, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान आपको रखना चाहिए।
अब यहाँ अलग अलग करके दिया गया है, कुआं और नलकूप सिंचाई को देख लेते हैं, फिर उसके बाद तालाब को देख लेंगे, इस तरीके से और भी अलग नहरों का भी देख लेंगे। तो नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, और इसका जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है वो सरयू पार के मैदानों में है। लाभ वगैरह पे हम लोग बहुत नहीं जा रहे हैं, वो मेंस का टॉपिक है और आप उसको सोच के लिख भी सकते हैं, जहाँ लगेगा इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में बात करूँगा। एक छोटी सी परियोजना है सोनी परियोजना, इसको देख लेते हैं, बीच में इन्फो बॉक्स शेयर किया गया है। तो ये सोनी प्रोजेक्ट है, ये गुजरात के बोटाड जिले में सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई परियोजना जो है राष्ट्र को समर्पित की गई थी 2017 में। और इसमें क्या है कि नर्मदा नदी के जो बाढ़ का पानी है उसको सौराष्ट्र क्षेत्र की जो सिंचित भूमि है उसको लाभान्वित करने के लिए इसको किया गया। तो राज्य इंपॉर्टेंट है, सोनी परियोजना कहाँ से संबंधित है, गुजरात, और नदी जो है नर्मदा नदी से संबंधित है। नहर सिंचाई की बात करें तो नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बाकी राज्यों में भी होती है लेकिन सर्वाधिक विस्तार जो है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ देश की कुछ प्रमुख नहरें दी गई हैं, इनका थोड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सी नहर, उसका नहर का स्रोत कहाँ है। तो बहुत मैं आपको याद तो नहीं करा पाऊँगा, लेकिन एक बार कोशिश करूँगा अगर आप इसको ऑडियो सुन रहे हैं तो आपको, ताकि पता चलता रहे कि कौन सा उसका स्रोत है। तो पहले पंजाब की नहरों की बात करते हैं। तो पंजाब की नहरों में है सरहिंद, इसका स्रोत है सतलज। ऊपरी बारी दोआब निकलती है रावी से। नांगल बांध नहर है सतलज नदी से, सतलज नदी से 3 है। पहली सरहिंद आप देख चुके हैं, जो 4 इसमें दिए गए हैं, 3 यहाँ। नांगल बांध नहर, बिस्त दोआब और भाखड़ा नहर, तो ये सतलज नदी से हो गया। रावी नदी से है पूर्वी नहर। तो बहुत एक एक को याद करना ज़रूरी नहीं है, एक बार देखे रहेंगे 1-2 बार तो आपको गलत भी नहीं होगा। खासतौर से उत्तर प्रदेश वाला जरूर देखिएगा। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, अगर आप पर्टिकुलर स्टेट दे रहे हैं तो उस स्टेट का जो भी जहाँ का पीएससी का दे रहे हो तो वहाँ का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है। पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकलती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की देख लें तो यमुना नदी से जो इसमें निकली हैं वो है पूर्वी यमुना नहर और आगरा नहर। गंगा नदी से निकली हुई है ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। इसमें ऊपरी और निचली का ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऊपरी गंगा नहर है वो हरिद्वार के समीप से निकली और जो निचली गंगा नहर है वो नरौरा बुलंदशहर से निकली है। शारदा नहर, शारदा नदी। बेतवा नहर, बेतवा नदी, ये झांसी के समीप परीक्षा नामक स्थान से निकली। तो यूपी वाला यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी के दूसरे एग्जाम के लिए। पूर्वी सोन नहर, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर स्टेट का उस स्टेट में इंपॉर्टेंट होता है। तो सोन नदी और गंडक नदी को देख लेते हैं। तो सोन नदी पर पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन है, और गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर है और तिरहुत नहर तथा सारण नहर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का देखते हैं। तो कांगेसबाती नदी पर मिदनापुर, दामोदर नदी पर है एडन और दुर्गापुर नहर, 2 हैं। तो एडन नहर दामोदर नदी पर, दुर्गापुर नहर दामोदर नदी पर। मयूराक्षी नदी पर तिलपाड़ा बांध की नहरें हैं। राजस्थान का देख लेते हैं। तो सतलज नदी पर इसमें है, अब सतलज का पंजाब में आपको याद रहता होगा, लेकिन राजस्थान में जो है तो फिरोजपुर के समीप हुसैनवाला से निकली है बीकानेर, इसको गंगा नहर भी कहते हैं। इसके बाद इसमें घग्गर नदी को देख लेते हैं, घग्गर परियोजना। और सतलुज और ब्यास की नदियों के संगम पर जो हरिके बैराज है उससे निकली है इंदिरा नहर, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर यह है हरिके बैराज, उसी से निकली है इंदिरा नहर। बाकी और भी हैं, कालीसिर परियोजना, गंभीरी परियोजना, बाकली बांध परियोजना, पार्वती परियोजना। इनसे संबंधित, इन्हीं से संबंधित इनके नाम भी हैं नदियों के। इसमें जो बाकली बांध परियोजना है वो सुकरी नदी पर है। ठीक है, कालीसिल, कालीसिल नदी पर, गंभीरी, गंभीर नदी चित्तौड़गढ़, और पार्वती नदी, पार्वती नदी पर, घग्गर परियोजना घग्गर नदी पर। महाराष्ट्र का देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में गोदावरी पर गोदावरी नहर, मूठा नदी पर मूठा नहर, प्रवरा नदी पर भंडारदरा बांध की नहर है, मूला नदी पर मूला परियोजना और नीरा नदी पर वीर परियोजना। इसी तरीके से तमिलनाडु में है कोल्लिडम नदी, यानी कि कावेरी की सहायक है, कावेरी डेल्टा नहर। कावेरी नदी पर है मेट्टूर परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। भवानी नदी जो कि कावेरी की सहायक है, तो ये है निचली भवानी नहर। केरल में देखें तो मालमपुझा, पलक्काड़ जिला में मालमपुझा बांध। कोरायर नदी में वलायर, यलासल की नहरें, और चेरकुना पुझा नदी मंगलम परियोजना। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लीजिए। गौतमी गोदावरी तथा विशिष्ट गोदावरी की हैं गोदावरी डेल्टा की नहरें। कृष्णा नदी है कृष्णा डेल्टा की नहरें। कृष्णा नदी पर है कृष्णा सिंचाई योजना की नहरें, तथा गोदावरी नदी जो पोलावरम नामक स्थान है वहाँ से निकली है रामसागर परियोजना। इंपॉर्टेंट है ये तुंगभद्रा नदी। तो जिसको जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला है थोड़ा उसको जरूर देखिएगा। तुंगभद्रा नदी जो कृष्णा की सहायक है, इस पर है तुंगभद्रा परियोजना, और कृष्णा तथा पेन्नार नदी से निकली है कृष्णा पेन्नार परियोजना। तो नहरों में आपको सबका बहुत नहीं याद करना है, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला है उसको आप देख लीजिए। सिंचाई से जो समस्याएं हैं, जो लाभ हैं, तो वो मेंस का टॉपिक है, उसको अगर आप एक बार बुक में देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ है नहर को लेकर जो क्वेश्चन आता है। दरअसल
मैं सोचता हूँ कि आपको जो कुछ कंटेंट है वो भी बता दूँ, इसलिए मैंने नहरों के बारे में पढ़ा। अब जो प्रमुख नहर सिंचाई परियोजना है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला पढ़ते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इंदिरा गांधी नहर देश की सबसे लंबी नहर है, इसकी लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है। इसकी नींव जो है 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने रखी थी। और ये राजस्थान के जो सूखे क्षेत्र है उनको सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों को सिंचित करती है। और अभी मैंने इसको पहले पढ़ा ही कि ये जो है ये सतलज और ब्यास के संगम पर जो स्थित है हरके बैराज, वहाँ से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उसके बाद है पश्चिमी यमुना नहर। तो ये नहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर ये हिस्ट्री जोग्राफी दोनों में को पूछी जाती है। कारण ये है कि इसका निर्माण जो है तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसको? पश्चिमी यमुना नहर को। और ये यमुना नदी के दाहिने किनारे से ताजेवाला हरियाणा से निकाली गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ताजेवाला हरियाणा से यमुना नदी के दाहिने तरफ से निकाली गई है। दाहिना बाएं भी ध्यान रखने वाली बात है। सरहिंद नहर को हमने पढ़ा है कि सतलज नदी से निकाली गई है। तो ये सतलज नदी के बाएं किनारे से निकाली गई है, पंजाब के रोपड़ से सरहिंद नहर। ऊपरी गंगा नहर की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि हरिद्वार के समीप गंगा नदी से निकाला गया है। और इसका नहर जो है उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों की भूमि से सिंचित होती है। निचली गंगा नहर जो है वो बुलंदशहर के नरौरा से नदी से गंगा से निकलती है और यह कासगंज के समीप ऊपरी गंगा नहर में फिर मिल जाती है। ठीक। शारदा नहर। तो शारदा नहर जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल बनबासा के निकट शारदा नदी से निकलती है और इसमें उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जैसे शाहजहाँपुर, पीलीभीत, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों की सिंचाई की जाती है। इसी पर खातिमा शक्ति केंद्र भी स्थापित है। अब यहाँ एक बड़ा बढ़िया इन्फो बॉक्स शेयर किया गया है। बहुत सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अक्सर कर एक पूछ लिया जाता है कि दरअसल ये जो परंपरागत जल संरक्षण है जो अभी तक चलता आया है उनके नाम जैसे दिया है कुल, नौला, कुहल, खत्री, क्या है ये, किस राज्य से संबंधित है। और वास्तव में दरअसल ये सब एक पारंपरिक जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पर ये इन्फो बॉक्स अच्छे से शेयर किया गया है। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन मुझे लगता है कि इसको आपको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आने वाले क्वेश्चंस हैं ना वो इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस किताब में इसको दिया भी है और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा भी अगर क्रिएटिव होगा पेपर बनाने वाला तो इन चीज़ों को लेगा। जैसे जिंग क्या है? तो बर्फ़ से जल इकट्ठा करने का टैंक है लद्दाख क्षेत्र में। अब जिंग किससे संबंधित है? लद्दाख, वहाँ की जल संरक्षण तकनीक है। इसी प्रकार कुल, नौला, कुहल और खत्री, तो इनके क्षेत्र देखिए, कुल है जम्मू कश्मीर से संबंधित। अब आपसे केवल पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा पारंपरिक जल संरक्षण की तकनीक है, अब उसमें सारे नाम दे दे, एक नाम कुल भी रहे, ठीक है, ये पूछा सकता है जम्मू कश्मीर में तकनीक है। तो कुल याद रहे कि कुल जम्मू कश्मीर में पर्वतीय क्षेत्रों में जल के नाले होते हैं, ये जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक जल संरक्षण तकनीक है, वो है नौला। नौला में क्या होता है? ये तालाब होते हैं, इनके किनारे किनारे पेड़ होते हैं और काहे लिए? ताकि वो पानी का वाष्पीकरण न हो सके। कुहल क्या है? कुहल जो है हिमाचल प्रदेश की तकनीक है, जल संरक्षण संरचना है, पद्धति है सिंचाई की। इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक बांध या कंदरा हो उसके पास एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र बनाया जाता है, तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा और फिर बाद में उससे सिंचाई की जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश का ही खत्री। ये खत्री क्या होते हैं? पत्थरों को तराश कर बनाए गए टैंक। तो बर्फ़ से जल इकट्ठा करने का टैंक कहाँ पर है? लद्दाख में। देखिए किस नाम से है? जिंग। यहाँ पर है पत्थरों को तराश कर जो टैंक बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, किस नाम से हैं? खत्री। तो ये ऐसे थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि ये हर एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको मिस नहीं करिएगा। देखिए थोड़ा जीके के लिए भी अच्छा है और जानने के लिए भी अच्छा है। कभी आप उस क्षेत्र में जाते हैं घूमने तो आपको ये वर्ड आपको पता होंगे। अपातानी, ये अपातानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित शब्द है, वहाँ की जल संरक्षण तकनीक है। इसमें क्या होता है कि दरअसल सीढ़ी नुमा क्षेत्र होते हैं, तो पानी के आने और निकलने के रास्ते होते हैं अपातानी। इस तरह से पानी का प्रबंधन जो होता है लोअर सुबनसिरी के क्षेत्र में अपातानी जनजाति द्वारा चावल की खेती और मछली पालन के लिए किया जाता है। तो जनजाति से इसका नाम भी पड़ा है, सिंचाई पद्धति का अपातानी, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अब ये जाबो जो है वो कहाँ से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है कि नागालैंड में जो पानी बह रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो रही होती है जिन क्षेत्रों में, तो वहाँ से बहते जल को सीढ़ी नुमा ढलान के माध्यम से तालाब बना करके इकट्ठा कर लिया जाता है
और बाद में उस पानी का उपयोग कर लेते हैं पशुपालन, चावल वगैरह में। मेघालय में होती है बांस बूंद सिंचाई, तो बांस लगा करके पानी ले आते हैं। ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि प्राकृतिक जलधाराओं से बांस की नालियों द्वारा पानी लाकर बूंद बूंद सिंचाई करना। तो जहाँ पानी वगैरह गिरता रहता है झरनों से, वो बांस की अपनी पाइप बना लेते हैं और उसी से पानी ले आती रहती है, दूर दूर तक वो लोग पानी लेके जाते हैं। तो ये बांस बूंद सिंचाई मेघालय से संबंधित है। जाबो कहाँ से संबंधित है? नागालैंड। आपातानी कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। खत्री क्या है? पत्थरों को तराश कर बनाए गए टैंक। कुल क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों के जल के नाले हैं जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जीके के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। आइए देखते हैं एक असम का, ब्रह्मपुत्र घाटी में डोंग और डूंग झम्पूस। असम में डोंग है। डोंग क्या है? डोंग है तालाब। डोंगा भी बोला जाता है ना, बर्तन को पानी रखने वाले जैसे बड़े, तो डोंग तालाब। इसका निर्माण बोडो जनजाति द्वारा सिंचाई के लिए किया जाता है। तो किससे संबंधित है? बोडो जनजाति से, असम से संबंधित है डोंग। एक है डूंग या झम्पूस। तो ये क्या होते हैं? ये कम दूरी के सिंचाई माध्यम है। तो धान के खेतों को बांध से जोड़ते हैं, और जलपाईगुड़ी क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर ही फेमस है डूंग या झम्पूस। तो थोड़ी दूर तक इससे पानी इनके माध्यम से ले जाया जाता है। आइए ज़रा अपना देखते हैं गंगा और सिंधु मैदान का। तो दक्षिण बिहार का देखते हैं, पश्चिम बंगाल का। ये है आहर पाइन। आहर पाइन क्या है? तो आहर पाइन एक प्रकार के तालाब हौज होते हैं। जो लोकल होंगे, जिनके यहाँ ये वर्ड यूज़ किए जाते होंगे ना बिहार में, वो जानते होंगे। तो जिनके तीन ओर तटबंध बना होता है, चौथी तरफ भूमि का प्राकृतिक ढाल होती है। तो पाइन जो है कृत्रिम चैनल है। इनके माध्यम से नदी के पानी का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। अब दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में एक होते हैं दिघी। दिघी क्या होते हैं? छोटे चौकोर या गोल जलाशय होते हैं, तो जिनको नदी के पानी से भरा जाता था। इसी तरह है बावली। तो बावली तो आपने खूब सुना ही है कि सीढ़ीदार कुएं होते हैं, और बावली बहुत देखने को मिली हैं आपको, प्राचीन काल से ही कई बावलियाँ देखने को मिली हैं। तो ये आपके दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में भी कई बावलियाँ देखने को मिल सकती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पश्चिम राजस्थान को देख लें तो यहाँ पर दो हैं, जैसे एक है कुंडा कुंडी कहा जा सकता है, या फिर कुई या बेरी कहा जा सकता है। तो कुंडा, ये कुंडी क्या है? तो ये तस्तरीनुमा हौज या तालाब होते हैं। इनका जो ढलान होता है वो बीच में कुआं होता है, तो उनकी ओर होता है, और इनके वर्षा का जल जो है संग्रहण पीने हेतु किया जाता है। तो भाई इकट्ठा, जब काफ़ी दूर का पानी तस्तरीनुमा होगा तो वहाँ का पानी इकट्ठा होकर के कुएं में आ जाएगा, तो उसका वाष्पोत्सर्जन कम होगा। तो पश्चिमी राजस्थान में वहाँ पर जल संग्रहण करके बाद में वो वहाँ पर छन जाएगा कुएं में, तो उसको जल को पानी को पीने के उपयोग में लाया जा सकेगा। तो क्या होगा? कुंडा, पानी का कुंड कहिए, कुंडी कहिए, कुंडा कहिए, ठीक है। कुई या बेरी क्या है? तो कुई बेरी में क्या होता है? टैंकों के पास गहरे कुएं का निर्माण कर दिया जाता है, ताकि टैंक से पानी रिस करके उसमें इकट्ठा होता रहे। तो वर्षा के पानी का संचयन भी कर लिया जाता है। राजस्थान गुजरात में यूज होता है झालर। तो ये आयताकार टैंक होते हैं, सीढ़ीनुमा होते हैं। ज़मीन के अंदर टैंक बनाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है टैंक से बन गया टंका। कहाँ पर? बीकानेर में। जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान में है एक है खादिन। खादिन की विशेषता क्या है? कि निचले पहाड़ी ढलानों पर 100 से 300 मीटर लंबे तटबंध बनाए जाते हैं। तो क्या होता है कि इसमें वर्षा का पानी संचित कर लिया जाता है, बाद में सिंचाई के लिए उपयोग में लाते हैं। कच्छ में एक शब्द आता है विरदास। ये कम गहरे कुएं होते हैं जो कच्छ में स्थित होते हैं। इतना याद नहीं हो पाएगा, लेकिन चूंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते एक दो बार देखेंगे तो ज़रूर जब ऑप्शन आएगा तो आपके सामने क्लिक होगा कि किस क्षेत्र का है ये। मध्यवर्ती उच्च भूमि का देख लेते हैं, सेंट्रल हाईलैंड का। तो सेंट्रल हाईलैंड में बुंदेलखंड में देखें, अब यहाँ पर राज्य बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते जाते हैं कि ये तालाब जो है जलाशय से संबंधित है। ज़्यादातर सेंट्रल हाईलैंड में तालाब ही कहा जाता है। साझा कुआं खुले कुएं होते हैं। जोहड़ मिट्टी के चेक डैम होते हैं। नाडा बांध पत्थर के चेक डैम होते हैं। पत जो है नदियों के बीच में डाइवर्जन बांध होता है। और रापत जो है वो वर्षा जल टैंक जैसी संरचना होती है। तो ये कहाँ की बात है? ये सेंट्रल हाईलैंड की, जिसमें बुंदेलखंड, मेवाड़, पूर्वी राजस्थान, अलवर, मेवाड़, झबुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये क्षेत्र आते हैं। अब इसके बाद एक आता है उड़ीसा में मुंड। तो पानी के रास्ते में मिट्टी का बांध जो होता है वो मुंड कहलाता है। दक्कन के पठार में देखें तो चेरुबू, भंडार, फड़, रामटेक मॉडल। तो इनमें क्या क्या है? चेरुबू जो है वर्षा जल संग्रहण जलाशय है। भंडार जो है वो चेक डैम, पानी का बहाव परिवर्तन है तो नदी पर बांध है। और फड़ जो है वो चेक डैम, नहरें हैं। रामटेक मॉडल जो है वो भूगर्भीय जल स्रोत और सतही जल स्रोतों का नेटवर्क जो भूगर्भीय और सतही नहरों द्वारा जुड़ा होता है। पश्चिमी घाट में एक है सुरंगम। तो सुरंगम जो होता है ये केरल में है। 36 कुएं, इन कुओं का पानी टनल के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाकर एक गहरे गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है। पूर्वी घाट पर है कोराम्बू। तो
तो कोराम्बू में क्या है, घास और अन्य पौधा कीचड़ से बने तात्कालिक बांध होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान में एक होता है उरानी। उरानी क्या होते हैं, तालाब होते हैं तमिलनाडु में। तो इस तरीके से कई प्राचीन पारंपरिक जो सिंचाई पद्धतियाँ हैं उनके अलग अलग नाम हैं लोकल, और वहाँ के लोग उसको जानते हैं अच्छे से और अपने आम बोलचाल की भाषा में ले भी आते हैं। तो आपकी जब कभी वहाँ पोस्टिंग हो तो आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब तालाब सिंचाई पर बात करेंगे। तालाब सिंचाई का आंकड़ा हमारे पास पहले ही आ गया था कि लगभग भारत के जो कुल सिंचित भूमि है उसका 2.97% तालाब से होता है। अब तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई प्रायद्वीपीय भारत के तमिलनाडु में और बाकी और भी क्षेत्र हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य में होती है। अब देखिए जो सर्वाधिक सिंचाई होती है तालाब से वो होती है तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट है कि तालाब से सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है, तो भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तमिलनाडु में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना चाहिए। इसके बाद भारत में सिंचाई की आधुनिक विधियाँ हैं उनको देखते हैं, जैसे ड्रिप इरीगेशन है, टपक सिंचाई, बूंद सिंचाई। तो इस विधि की खोज जो है इजराइल से मानी जाती है, तो इसमें टपकन जरिए पानी चलाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये ईयर है, कौन सा कार्यक्रम, कौन सी योजना कब चलाई गई, कौन सा समझौता कब हुआ, ये वाटर मैनेजमेंट से संबंधित है। ठीक है, तो ये जल्दी मिलता नहीं है कलेक्शन, बहुत अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बुक में है तो हाईलाइट कर लीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ, 1996-97 में। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 1974-75 में आरंभ हुआ। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण 2001 में हुआ इसका गठन। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में पारित किया गया। सिंधु नदी जल समझौता पाकिस्तान के साथ में है ना, 19 सितंबर 1960 में किया गया। 2003 में आरंभ की गई हरियाली योजना और अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई। तो ये ईयर आपसे मिलाने को आ सकता है, पूछा जा सकता है कौन सा सुमेलित नहीं है, या क्रम लगाने को भी आ सकता है। तो जल संसाधन सिंचाई से संबंधित ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर याद करिएगा। बाकी आप चीज़ भूल भी जाएं लेकिन इसको आपको ज़रूर याद करना है। अब आगे जो इम्पॉर्टेंट है, दो टर्म है, एक है रेनगन तकनीक और एक है फर्टिगेशन। ये क्या है रेनगन, तो रेनगन में क्या होता है कि 20 से 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई कराई जाती है, तो कम पानी में अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है, तो रेनगन हो गया। फर्टिगेशन में क्या हो गया, इरीगेशन में फर्टिलाइज़र मिला दीजिए, यानी कि जो सिंचाई हो रही है उसी में खाद को, उर्वरक को मिला करके सिंचाई कीजिए, तो हो गया फर्टिगेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि जो आपका उर्वरक है उसके साथ पानी के साथ मिला देंगे तो ये कहलाएगा फर्टिगेशन। अब कुछ कार्यक्रम पे चर्चा करते हैं। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम तो भी पढ़ा ही उसमें कि 1974-75 में इसको शुरू किया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्ष में। तो ये केंद्र द्वारा प्रायोजित होता है। 2004 में इसका नाम जो है कर दिया गया कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो होगा बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन मस्ट होता है और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक नदी पे देखेंगे कौन सी परियोजनाएं हैं, हमने अच्छे से हाईलाइट भी किया हुआ है। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा समझेंगे राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन को अपने अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा हमारे लिए पढ़ना भी एक बोझिल जैसा हो जाता है। मतलब आप जब पढ़ने बैठते हैं तो उबने लगते हैं, इसलिए छोटे छोटे कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक लूँ और आपको वो समझा पाऊँ। तो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ कमेंट जरूर करिए। कि हमारे कई ऐसे साथी हैं जो पढ़ रहे हैं तो उनकी शिकायत होती है कि सर आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं और सर आप बाकी बुक्स की भी एक पूरी लाइब्रेरी बना दीजिए। तो बिल्कुल बनाएंगे, सारा पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा साथ बनाए रखिए। समय का थोड़ा मेरे पास अभाव रहता है, इसलिए मैं वीडियोस बहुत एक दिन में 2-3 नहीं डाल पाता हूँ, या कभी कभी तो डेली भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप निराश ना हो, थोड़ा हमारे साथ बनाए रखिए, आपका पूरी बुक कंप्लीट होगी और बहुत अच्छे से जितना कुछ हो सकेगा हमसे वो आपके साथ करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।